हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी कोस्ट के एलिमेंट्स की कि किन किन चीज़ों से मिलके हमारी कोस्ट बनती है। तब हमने बात कर ली थी कि हमारी जो कोस्ट होती है वो मटेरियल, लेबर और दूसरे एक्सपेंसेस को मिलकर बनती है। आज हम बात करेंगे कोस्ट शीट की। अब जो ये कोस्ट शीट है यानी वो क्या है, अगर नाम से ही देखें तो क्या है, एक ऐसी शीट है जो सारी कोस्ट को दिखाएगी। यानी इस शीट में हम इन्हीं को दिखाने वाले हैं जो ये मटेरियल की बात की थी हमने, लेबर की थी, अदर एक्सपेंसेस की थी, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। उनको कैसे शो करना है वो कोस्ट शीट का काम है। जो हमारी कोस्ट शीट होती है वो क्या करती है, टोटल कोस्ट को दिखाती है और पर यूनिट कोस्ट को भी दिखाती है। यानी वो क्या करेगी, टोटल आपने जितना भी प्रोडक्शन पूरे साल में किया है उसकी कोस्ट आपको क्या पड़ी टोटल भी बताएगी, और एक यूनिट बनाने की, यानी मान लो आप शर्ट का बिजनेस कर रहे हो, आपने 1 लाख शर्ट बनाई तो वो टोटल 1 लाख शर्ट को बनाने में कितना पैसा लगा वो भी बताएगी, और उस 1 लाख में एक शर्ट की कीमत कितनी आपको पड़ी वो भी आपकी कोस्ट शीट एक्सप्लेन करेगी। जो आपकी कोस्ट शीट होती है उसमें हम यही चीज़ दिखाते हैं कि कौन सी कोस्ट है, टोटल कोस्ट कितनी आई है और पर यूनिट कोस्ट कितनी रही। चलो इसको 1 मिनट के लिए बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो कोस्ट शीट में हम टोटल कोस्ट दिखाएंगे उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। यानी जो टोटल कोस्ट होती है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है तो यही तीन, बट इन तीनों को लिखने का तरीका अलग होता है। यानी कई बार हमें क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें पूछी गई होती हैं, तो अगर हमें क्या चीज़ पूछी गई हो तो कौन सी कोस्ट की बात चल रही है हम उसकी बात करते हैं। एक बार देखो, हमारे पास सबसे पहला जो कंपोनेंट है कोस्ट का, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, सबसे पहला हमारा जो है वो है हमारी प्राइम कोस्ट, यानी सबसे मेन कोस्ट जिसके बिना आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता। कल हमने बात की थी हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हमने कहा था जो ओवरहेड है वो हमारे बर्डन है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो हमें सिर्फ करनी पड़ रही है अदरवाइज, ताकि हमारा प्रोडक्शन हो सके, अदरवाइज वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बाकी सारी। यानी ओवरहेड को छोड़ के जितनी भी कॉस्ट बच गई वो सारी क्या होगी, हमारी प्राइम कॉस्ट होगी। यानी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और साथ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ये तीनों चीज़ें हैं ये तीनों मिलके बनाती हैं हमारी प्राइम कॉस्ट को। यानी अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है प्राइम कॉस्ट तो वहाँ पर आप कोई भी ओवरहेड नहीं लोगे, ना इनडायरेक्ट मटेरियल लोगे, ना इनडायरेक्ट लेबर लोगे और ना ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लोगे। हम बात कर रहे हैं इसका मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, इन तीनों का समीशन होती है हमारी प्राइम कॉस्ट। सेकंड कंपोनेंट है हमारा फैक्ट्री कोस्ट। फैक्ट्री कोस्ट को हम वर्क कोस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट या फिर प्रोडक्शन कोस्ट भी बोलते हैं। देखो फैक्ट्री कोस्ट का मतलब है वो एक कोस्ट जो जब हो चुकी होगी, जब हमारा सामान, जो भी हम सामान बना रहे हैं वो फैक्ट्री से निकलेगा। यानी देखो, जब फैक्ट्री में से सामान बना है प्राइम कोस्ट तो लगी ही होगी। जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है इन चीज़ों के बिना तो होगा ही नहीं। यानी फैक्ट्री कोस्ट में एक तो आपकी लग गई टोटल प्राइम कोस्ट, ये तो आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी, प्लस इसके साथ साथ आपकी क्या लगे होंगे, फैक्ट्री की कॉस्ट है तो फैक्ट्री के ओवरहेड तो लगे होंगे। कल हमने बात की थी ओवरहेड 3 टाइप के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिनको हम ऑफिस ओवरहेड भी कहते हैं। यानी अगर हमें फैक्ट्री की कॉस्ट निकालनी है तो उस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड हो चुका होगा, फैक्ट्री ओवरहेड हो चुके होंगे, ऑफिस का काम अभी तक नहीं आया होगा, और फैक्ट्री से निकलने की बात हो रही है तो सेल्स का काम भी अभी तक नहीं आया होगा, तो ना तो ऑफिस ओवरहेड हुए होंगे ना सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हुए होंगे। यानी प्राइम कॉस्ट में अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस कर दोगे तो जो आपके पास निकल के आता है वो होती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। यानी वो कॉस्ट जो उस टाइम तक आ चुकी है जब हमारा माल फैक्ट्री से निकल रहा है। थर्ड कंपोनेंट जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑफिस कॉस्ट, जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। यानी देखो, जो सेलिंग वाले हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, वो तो सेल्स के टाइम पर आएंगे। प्रोडक्शन का मतलब जो हमें प्रोडक्शन करने में खर्चा लगा, फैक्ट्री से निकले जितनी भी कॉस्ट है वो सारी तो आई होगी। यानी ऑफिस कॉस्ट का मतलब है जो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट थी
वो तो पूरी ही होगी, साथ में उसमें कौन से ओवरहेड मिल जाएंगे, ऑफिस के या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड थे उनको भी आप प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाती है ऑफिस कॉस्ट, या जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड इज इक्वल्स टू ऑफिस कॉस्ट। एंड जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है कॉस्ट का वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी जो आपको सेल्स करने की कॉस्ट पड़ी। देखो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, हम बात कर रहे हैं जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो, टोटल आपको सेलिंग जब आपने किसी को बेचा वहाँ तक आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई। यानी अगर हम शर्ट की बात कर रहे थे तो वो शर्ट में आपने प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा होगा, वो प्राइस प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद तो आपका सेल्स प्राइस बन गया। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है वो सेल करने में आपको टोटल कॉस्ट कितनी लगी, चाहे वो बनाने में लगी, चाहे एजेंट को बेचने में लगी, कुछ भी करके जितनी भी कॉस्ट आपकी शुरू से लेके लास्ट तक आई है वो पूरी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। यानी जो आपकी ऊपर कॉस्ट आ चुकी थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को भी प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। यानी अगर हम बोले तो हम क्या कह सकते हैं, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, प्राइम कॉस्ट होती है। प्राइम कॉस्ट में हमारे तीनों चीज़ आ जाती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर उस प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस कर देते हैं तो जो हमारे पास निकल के आती है वो होती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। उसमें अगर हम ऑफिस ओवरहेड को प्लस कर दें तो हमारे पास निकल के आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को प्लस करते हैं तो हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड उस कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो वो हमारी आती है सेल्स। ठीक है, तो हमें कुछ भी निकालना हो, हमें सारा पता है कि प्राइम कॉस्ट पूछी है तो उसमें क्या आता है, फैक्ट्री कॉस्ट पूछी है तो उसमें सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करने हैं। अगर हमें ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछी है तो उसमें ऑफिस ओवरहेड और प्लस कर दोगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स पूछी है तो टोटल जितनी भी कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट का मार्जिन इक्वल टू हमारा सेल्स होता है। और यही जो हमने सारा डिस्कस किया यही है जो हमें कॉस्ट शीट में दिखाना होता है, शो करना होता है। एक सीरीज़ है, जैसे हमने बात की सीरीज़ है कि इसमें ये प्लस करोगे ये, इसमें प्लस करोगे ये, तो ऐसे ही आपको कॉस्ट शीट में बनानी होती है कि आपको टोटल एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके परफॉर्मा को। देखो ये स्पेसिमेन है हमारी कॉस्ट शीट का। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्राइम कॉस्ट चाहिए। प्राइम कॉस्ट के लिए हमें चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल। देखो डायरेक्ट मटेरियल ऑलवेज सीधा दिया हुआ नहीं मिलेगा, आपने कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो पिछले साल वाला बचा हुआ यूज़ किया होगा, कुछ इस साल बच गया होगा, कुछ आपने उसके ऊपर कैरेज दिया होगा, कोई फ्रेट चार्जेस दिए होंगे, तो आपको वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं हम, पिछले साल का हमने कितने रुपये का मटेरियल यूज़ किया उसमें आप करोगे कि आपने इस साल कितना परचेज़ किया, देन उसके ऊपर आपने कितना फ्रेट चार्जेस दिए या कैरेज इन्वर्ट दिया, उसके ऊपर आपकी कितनी पोर्ट ड्यूटी लगी, एंड उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दोगे तो आपके पास टोटल मटेरियल आपने इस साल कितने रुपए का यूज़ किया है वो आ जाएगा। क्योंकि देखो हमें ये चाहिए इस साल हमने मटेरियल कितना यूज़ किया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि पिछला बचा हुआ कितने रुपये का यूज़ किया और इस साल वाले में से कितना बच गया। तो यानी ओपनिंग स्टॉक को लेना पड़ेगा, जितना बच गया है उतने रुपये का छोड़ना पड़ेगा, और जितने चार्जेस हमारे मटेरियल के ऊपर लगे हैं वो सारे भी लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास आएगी हमारे टोटल मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा हुआ। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई, उसमें लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करोगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारी टोटल प्राइम कॉस्ट निकल के। फिर जो आपकी प्राइम कॉस्ट होगी उसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। ये फैक्ट्री ओवरहेड हम कल डिस्कस कर चुके हैं, यानी फैक्ट्री में चाहे हम पावर के एक्सपेंसेस दें, डेप्रिशिएशन लगे मशीनरी पे, फोरमैन को सैलरी दें, फैक्ट्री की मशीनरी का इंश्योरेंस हो, रिपेयर हो फैक्ट्री की, यानी कोई भी एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद जो हमारी आती है वो आती है फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन जो ये फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आती है ये वर्क इन प्रोग्रेस से पहले आती है। वर्किंग प्रोग्रेस क्या होता है, देखो हमें पता है वो सारा काम जो हमारा बीच में रह गया, यानी वो ज़रूरी थोड़ी है 31 मार्च आ गया तो हमारा जितना प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ऐसी जगह पे होगा कि कोई भी प्रोडक्ट बीच में नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो पिछले साल काम बीच में रह गया होगा प्रोडक्शन होते होते, और कुछ इस साल भी होगा जो
अभी बीच में होगा। हमें जो कोस्ट शीट में दिखाना है वो उन प्रोडक्शन की कोस्ट दिखानी है जो हमने इस साल बेचा है। तो यानी आपको क्या करना है, जितना आपका पिछले साल वर्क इन प्रोग्रेस रह गया होगा वो आपने इस बार यूज़ किया होगा बेचने के लिए, तो उसकी कोस्ट तो इस बार का पार्ट होनी चाहिए थी, तो इसलिए उसको ऐड कर दोगे। और जो इस साल बच गया है क्लोजिंग का वो तो अगली बार बिकेगा, इस साल तो पूरा बना ही नहीं है, तो उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो हमारे पास जो कोस्ट निकल के आएगी वो हमारे पास होगी कौन सी, फैक्ट्री कोस्ट। अब उस फैक्ट्री कोस्ट में आप क्या करोगे, ऑफिस ओवरहेड को प्लस करोगे, यानी ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं कल क्या होते हैं। तो आपके पास ऑफिस कोस्ट या कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। जैसे हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का कुछ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था, वैसे पिछले साल कुछ बना हुआ सामान होगा जो नहीं बिका होगा और कुछ इस साल भी बचेगा। तो आप क्या करोगे, पिछले बार वाला इस साल यूज़ किया होगा उसे ऐड कर दोगे और जो इस साल वाला बचा है उसे लेस कर दोगे। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। उसमें अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। देखो यहाँ पर पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो टोटल थी कि इस साल कितना बनाया, फिर उसमें फिनिश प्रोडक्ट वाला जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, यानी इस साल जो गुड्स बेची है उनकी कॉस्ट कितनी पड़ी। और ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है इसको ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, यानी टोटल सेल्स करने की कॉस्ट हमारे पास कितनी पड़ी, देन उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो हमारे पास सेल आता है। एक बार रिवीजन के लिए, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन तीनों को प्लस करते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आती है प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो हमारे पास आते हैं कौन सी, फैक्ट्री कोस्ट बिफोर वर्क इन प्रोग्रेस। फिर उसके अंदर अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास फैक्ट्री कोस्ट आती है। फिर उसमें ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को उसमें एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। एंड लास्ट में उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने से सेल्स आती है। थोड़ा सा अगर इस टाइम कंफ्यूजिंग लग भी रहा हो तो जब हम कोस्ट शीट बनाएंगे तो आप 1-2 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आपको अपने आप ही याद हो जाएगा कि किसको ऐड करने से क्या आता है और कौन सा एलिमेंट किसका पार्ट है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन ये कोस्ट शीट बनाती है, क्योंकि जो कोस्ट शीट होती है ये बहुत सारे बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है। ये बताती है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, उन्हें अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करती है, ताकि उन्हें क्योंकि कॉस्ट पता चल गई तो वो सेलिंग प्राइस इजीली सेट कर पाएंगे। उन्हें क्या, अगर टेंडर भरना है, कोटेशंस देने हैं तो वो उसके बेस पे देंगे कि उनका खर्चा कितना होगा, उसी के बेस पे आप टेंडर भरते हो। टेंडर यानी आप पहले बता रहे हो कि आप कितने रुपए में वो काम करके दोगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए आपकी कॉस्ट क्या आई, तो उसके लिए ये आपकी हेल्प करती है। इसके साथ साथ अगर आपको अपने पास रिकॉर्ड से कंपेयर करना है कि पिछले साल आपके कितना खर्चा हुआ था, अब हम आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, या आपको दूसरी किसी कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से अपने आप को कंपेयर करना है कंपटीशन में, तो वहाँ पर भी आपकी कॉस्ट शीट आपको हेल्प करेगी। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपकी कॉस्ट शीट हेल्प करती है, इसलिए सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आज के टाइम में कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करती है। जितनी भी कॉस्ट की आइटम होती हैं सारी इसका पार्ट बनती हैं, लेकिन सिर्फ वही कॉस्ट आती हैं जो आपकी क्या होती हैं, टोटल कॉस्ट से जुड़ी हुई होती हैं। कोई भी प्योरली फाइनेंशियल नेचर की है, यानी अगर आपने क्या किया है, कोई आपने पेनल्टी भरी है, फ़ाइन भरा है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया है, या फिर आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट पे आपको लॉस हो गया, कोई डैमेज देना पड़ गया, तो वो क्या है, प्योरली फाइनेंशियल नेचर की एक्सपेंस हैं, यानी उनका प्रोडक्शन या सेल्स से कोई भी रिलेशन नहीं था, तो आप उन टाइप के एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हो। ना ही आप कोई फाइनेंशियल इनकम को, यानी अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी अलग से, उस पर आपको डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो आप उस टाइप के किसी भी प्रॉफिट को भी इंक्लूड नहीं करते हो, क्योंकि ना ही वो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड था, ना ही आपकी सेल से। आपको यानी जो भी आपको कॉस्ट शीट बनानी है वहाँ पर आपको जितनी भी आइटम लेनी है सिर्फ प्रोडक्शन या सेल से रिलेटेड लेनी है। साथ में एप्रोप्रिएशन भी आप नहीं लेते हो प्रॉफिट का। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी आपने जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र किया, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ट्रांसफ़र किया, आप वो भी कंसीडर नहीं करते हो। एंड लास्टली आपको कोई एबनॉर्मली इनकम या लॉस हो जाए, यानी आपको मान लो लॉटरी की इनकम लग गई या आपके गोदाम में आग लग गई, उस टाइप से अगर आपके कोई इनकम या एक्सपेंस होते हैं उनको भी आप इंक्लूड नहीं करते हो। यानी हम क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं करते हैं, हम ना तो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन इंक्लूड करते हैं, ना तो कोई एप्रोप्रिएशन लोगे, ना ही आप कोई एबनॉर्मल लॉस लोगे कभी भी, यानी लॉस बाय थेफ्ट लगा लो। एप्रोप्रिएशन यानी आपने जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र किया, वो भी नहीं लोगे। कोई एबनॉर्मल इनकम आपको हुई है
वो भी नहीं लोगे। मान लो लॉटरी से आपकी इनकम हो गई। ना ही कोई फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस लोगे, यानी आपने किसी को कैपिटल लॉस हुआ है, कोई पेनल्टी दी है या इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट वगैरह दिया है डिबेंचर वगैरह पे, वो भी नहीं लोगे। ना ही फाइनेंशियल नेचर की इनकम लोगे, यानी आपको डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह मिला है वो भी नहीं लोगे। आपको सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स, यानी जो भी आपका बिजनेस है मेन, आपके मेन बिजनेस से जुड़ा हुआ जितना भी काम है उससे रिलेटेड आपके जो भी खर्चे एक्सपेंस हुए हैं या इनकम हुई है उन्हीं को लेना है। अगर आपका बिजनेस ही फाइनेंशियल नेचर का है, यानी आप डील ही इन कामों में करते हो, तो फिर वो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी, तो उस टाइम आप उन चीज़ों को लोगे। वो बिज़नेस पे डिपेंड है। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो आपका बिज़नेस है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, मेन बिज़नेस से रिलेटेड एक्टिविटी है, उन्हीं को आप कोस्ट शीट में कंसीडर करते हो और कोई भी चीज़ कंसीडर नहीं होती। तो ये था हमारा कोस्ट शीट। कल हम बात करेंगे कि कोस्ट कौन से टाइप की होती हैं, यानी क्लासिफिकेशन क्या होता है कोस्ट का। थैंक यू।